नमस्कार दोस्तों, हम लोग पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में 72 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, अब नया एक टॉपिक आता है, वो है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। देखिए, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? देखिए, देश के अंदर जो भी प्रतीक है, जो उसके सिंबॉलिक है, जिससे देश का गौरव होता है, देश का सम्मान बढ़ता है, तो वो उसके राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारतीय झंडा संहिता है। संहिता का मतलब समझ रहे हैं? संहिता का मतलब है कानून है। झंडा से कानून भी बना हुआ है कि यदि आप किसी भी तरीके से झंडे का अपमान करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें देखते हैं, आप इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय झंडे के जो रंग और उनके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन किन्होंने किया था? डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने किया था। ठीक है, इसके द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्पष्ट कहा था कि जो भगवा या जिसको आप केसरी कलर बोलते हैं, जो आपको पता होगा, ये रंग जो है वो त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक होता है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग जो होता है, उसका जो काम है, उसका जो सेंस है, वो है सच्चाई के पथ पर चलने वाला। ठीक है, हर प्रतीक का अपना कुछ न कुछ योगदान है। अब देखेंगे कि जो और अच्छे आचरण की प्रेरणा देने वाला जो हमारा हरा कलर है, वो बताता है कि हम मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित होता है। सफ़ेद रंग के जो मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अशोक चक्र सफ़ेद रंग का क्या मतलब है, केसरी रंग का क्या मतलब है, हरे रंग का क्या मतलब है। ठीक है, चक्र प्रगति का प्रतीक होता है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक होता है, और चक्र जो है वो शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का भी प्रतीक होता है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 कलरों से बना हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग तिरंगा। 3 रंग है, 3 रंग की पट्टी में विभाजित है, और भी किस शेप में है? आयताकार शेप में। इसको भी ध्यान रखिएगा, आयताकार शेप देखिए दोस्तों, ये होती है। ठीक है, ये आयताकार शेप कहलाती है। ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो 3 और 2 के अनुपात में है। सबसे ऊपरी जो पट्टी है वो गहरी केसरिया है, जो कि साहस और प्रदर्शन का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद है, जो कि शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सबसे नीचे आप देखेंगे तो हरी पट्टी है, जो कि उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज के बीच में की पट्टी में एक नीले कलर का देखेंगे अशोक चक्र बना है, जिसमें 24 तीलियाँ हैं। ठीक है, इसका जो प्रारूप है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ अशोक चिन्ह से लिया गया है, बने हुए चक्र में लिया गया। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया साहब ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि किन्होंने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। कब तैयार होके मिला था हम लोगों को? 22 जुलाई 1947। ये उससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है वो स्वीकृत किया गया है। भारत का जो राज्य चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ के अनुकूल है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, जो राज्य चिन्ह है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और जो झंडा है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अच्छा, ये देखिएगा कि इस पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया। और मुंडको उपनिषद कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया ऋग्वेद से। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रगान है और जन गण मन अधिनायक जय है, वो है 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया है। इसके गायन की जो अवधि है वो 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। ठीक है, और उसके बाद में यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम जो है वो 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो बनाया है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया है। इनकी अपनी किताब है आनंद मठ। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, राष्ट्रीय गीत कितने सेकंड में गाया जाता है? अगर आपको पता ही है, राष्ट्रीय गान जो गाया जाता है वो 52 सेकंड में है, तो राष्ट्रीय गीत कितने सेकंड में गाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गया था। ठीक है, भारत की जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पे आधारित है। और शक संवत क्या है? शक संवत पे आधारित है। शक संवत बोला जाता है 78 ईसा को। ठीक है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, और चैत माह में इसकी जो शुरुआत होती है। अंतिम माह जो उसका था फाल्गुन था। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। सामान्यतः जो चैत माह की जो शुरुआत है वो 22 मार्च को होती है, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है।
गंगा की जो डॉल्फिन है वो वैज्ञानिक नाम जिसका है प्लेटानिस गैंगेटिका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसका नाम भी याद होना बहुत ज़रूरी है। को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकृत किया गया है। भारतीय जो मोर है जिसका नाम वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेसस, ठीक है, को भारत के राष्ट्रीय पक्षी। बाघ जिसको बोलते हैं हम लोग पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता जो दिवस है वो 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस है जो 26 जनवरी और गांधी दिवस है वो 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय दिवस क्या क्या है? स्वाधीनता दिवस है, गणतंत्र दिवस है और गांधी जयंती है, ठीक है। ज्ञातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष को मान्यता दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इन संदर्भों में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन इसको हम लोग मानते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि किस वर्ष जनगण मन अधिनायक जो है को अपनाया गया, जिसका मतलब है राष्ट्रगान को अपनाया गया, तो वो अपनाया गया था 1950 के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान को अपनाया था। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने के लिए जो 52 सेकंड लगते हैं। और अभी मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय गीत के बारे में, तो राष्ट्रीय गीत का मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। संपूर्ण राष्ट्रगान का जो वाद है वो कितने सेकंड में होता है, वो होता है 52 सेकंड में, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात करी हो कब अपनाया गया था, देख लीजिएगा 24 जनवरी 1950 को। देखिए भारत शासन जो राज्य है उसका राज्य की जो चिन्ह है वो कब से अंगीकृत किया गया, तो कब से किया गया अभी मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान अपनाया गया था अभी हमने बताया 24 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राज्य की चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ के वाराणसी में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को तैयार कब किया था, तो वो किया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। और किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। आइए देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन मतलब 14 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में 3 चक्र हैं, तो आपको पता ही है 24 तीलियाँ हैं, तथा राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है वो क्या है 3 और 2 के, इसमें मतलब लंबाई जो है वो 3 है और जो ब्रेथ है उसकी वो क्या है 2 है। ये बात ध्यान रखिए, कभी कभी उल्टा पूछ लेता है, ऑप्शन दे देता है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई क्या है और फिर भी 3-2 देता है ऑप्शन में, फिर 2-3 देता है, तो ज़्यादातर लोग 3-2 करते हैं क्योंकि उनको रटा है। तो पहले लंबाई है फिर चौड़ाई है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। 5वें नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को तैयार किया था, ठीक है, पहला है। दूसरा है यहाँ पर कि राष्ट्रीय ध्वज में 21 तीलियाँ हैं, 21 तो नहीं अभी पढ़ते आ रहे 24 तीलियाँ। राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई लंबाई, देखिए अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो मिल गया, इसमें 2-3-4 लिखा है, 3-4 नहीं है, यहाँ पे 2-3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए भारत की जो संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो वो है 22 जुलाई 1947, जो कि इसका विकल्प नंबर सी सही है। और बनाया किसने था, पिंगली वेंकैया ने बनाया था, ठीक है। कितने होते हैं कलर आपको पता ही, 3 कलर होते हैं। क्या लंबाई शेप होता है, 3 और 2 का शेप होता है, ठीक है। 2-3 का होता है लंबाई चौड़ाई का, 3-2 होता है चौड़ाई लंबाई का। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, वो राष्ट्रीय पशु है बाघ। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाघ में, शेर में, चीते में, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, बात समझिएगा। पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए 1973 में क्या बाघ परियोजना शुरू करी गई थी। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है। आगे आते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है आपको निलंबो न्यूसीफेरा। कमल का नाम है, ये बात ध्यान रखना है, कमल का नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अब मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेसस,
ठीक है। अब देखिए पक्षी मोर है, मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेसिस है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद और राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो सारनाथ के वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। बढ़ते प्रश्न नंबर 10 में, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? बहुत ही अच्छा है, न्याय का प्रतीक है, ठीक है। एक प्रश्न और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो पूछा गया है कि जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से हम लोगों ने चक्र लिया है वो कौन सा भाग लिया है? पश्चिम भाग लिया है, मध्य भाग लिया, पूर्व भाग लिया है? तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद चक्र के बीच में नीले चक्र का है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां आरे हैं तथा आरे का मतलब है ऐसे, आरे का मतलब होता है ये ऐसे, ठीक है ना। 24 तीलियां आरे हैं और जो ये सब न्याय के प्रतीक हैं। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 11 की तरफ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या कितनी है? तो बस 24 है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा सही है? राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा सही है? सबसे पहले यह भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था। देखिए ये विक्रम संवत पर नहीं आधारित है, शक संवत पर आधारित है। सबसे पहली बात तो यही है, और ये भी गलत है, तो इसका ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना क्या होता है? चैत होता है, समान 365 दिन का होता है और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत का पहला दिन समानता 22 मार्च को की अवधि में 21 मार्च को पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नए टॉपिकों पर। नया टॉपिक हम लोगों का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। देखिए इसमें अगर देखेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से देखना पड़ेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1947 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया, ठीक है। देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत कर दिए गए थे। देशी रियासतों का देखिए मतलब वो होता था ऐसी रियासतें जो कि स्वतंत्र रहना चाहती हैं, जो रजवाड़े हैं, राजा महाराजा हैं, वो देशी रियासतें थीं, ठीक है ना। इनके सामने ये विकल्प रखा गया था, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या स्वतंत्र हैं, ठीक है। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी और जिसमें कि 549 भारत में शामिल हो गई थी, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। कुछ समय बाद कालांतर में हैदराबाद में फिर पुलिस कार्रवाई हुई, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, कश्मीर में विलय पत्र हुआ, ठीक है। इसके माध्यम से इसको रखा गया, भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। आप समझिए, तो भारत के जितने भी राज्य बनाए गए थे ना स्वतंत्रता के बाद, उसको 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था। बहुत डीप चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। जहाँ जो ब्रिटिश गवर्नर के शासक हुआ करते थे उनको भाग 1 में रखा, जहाँ राज्य विधानमंडल के शासक हुआ करते थे उन्हें भाग बी में रखा, जहाँ पे ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन था वो भाग सी में रखा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सिर्फ भाग घ में रखा, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया होगा, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था CDS में, कितने भाग बनाए गए थे। संविधान के 1 के उपअनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या इस स्थापना की संसद को शक्ति दी जाएगी। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति है। ये सारी शक्ति किसको है? संसद को है, ठीक है ना। 3 अनुच्छेद बता दिए गए। तीसरे अनुच्छेद में क्या नए राज्य कोई भी बनेंगे तो तीसरे अनुच्छेद में जाएंगे, या कोई भी राज्य है उसकी अगर सीमा बढ़ाई जा रही है, सीमा घटाई जा रही है, तो भी इसमें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। संसद क्या साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, उसके नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में
बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है सीमा में परिवर्तन करने में। इस हेतु संविधान संशोधन 368 की ज़रूरत नहीं होती है। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए बिल्कुल अपडेटेड किताब है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल लेटेस्ट मिल रही हैं। संसद संविधान में संशोधन करके भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिसंबर 1948 में पेश की थी और आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश भी की थी। उन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर मत बांटिए, आप प्रशासन की सुविधा के हिसाब से बांटिए कि मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पर कम हो रहा है, यूपी बहुत बड़ा राज्य है तो इसको आप बांट सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर की कमीशन की अनुशंसा का अध्ययन करते हैं तो जे.वी.पी. जवाहरलाल नेहरू, वी. वल्लभ भाई पटेल और पी. है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये जे.वी.पी. कमेटी का मतलब है, जे.वी.पी. कमेटी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए, अस्वीकार कर दिया था। फिर एक व्यक्ति थे जो कि पोट्टी श्री रामल्लू थे, वो बैठ गए भूख हड़ताल पर। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को क्या करना पड़ा? भारत सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। ठीक है, गठन करना पड़ा और आंध्र प्रदेश भारत के आधार पर गठित होने वाला पहला देश बन गया भाषा के आधार पर। स्वतंत्रता के पश्चात फिर फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना, फजल अली की अध्यक्षता में, जो कि 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर, M.N. कुंजरू, और इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया। अब कुछ नए राज्य जो हम लोगों के बने सो उसके बारे में देख लेते हैं, और जो और राज्यों का उसी के आधार पर जो बने हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को बना, याद रखना है। गुजरात, अगर इसमें 7 जोड़ दोगे, देखिए मैंने ट्रिक बनाई है, अगर इसमें 7 जोड़ दिए तो 1960 पे आ जाएंगे तो बन जाएगा गुजरात। फिर 3 जोड़ दिएंगे 60 में तो आ जाएगा 63 नागालैंड। फिर आप 3 जोड़ दीजिए तो आ गया आप हरियाणा में। फिर आप 5 जोड़ दीजिए 1971 पे हिमाचल में आ जाएंगे। फिर आप मेघालय हैं तो 1972 में आ जाएंगे। ठीक है, जिस दिन बाघ परियोजना बनी उसी समय क्या बना हमारा? मेघालय बना, मणिपुर बना और त्रिपुरा बना। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर उसके बाद अगर आप 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा सिक्किम। फिर आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें 12, तो आप आ जाएंगे 1987 में मिजोरम बन जाएगा। फिर आप इसमें 0 जोड़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश बन जाएगा। फिर आप इसमें 0 जोड़ेंगे तो गोवा बन जाएगा। फिर आपको 13 जोड़ना है तो छत्तीसगढ़, 10 जोड़ेंगे तो फिर 0 जोड़ेंगे तो आपका उत्तराखंड, फिर 0 जोड़ेंगे तो आपका झारखंड, और फिर अपने 14 जोड़ेंगे तो तेलंगाना। देखिए कोड बना लीजिए, ऐसे कोड से पता है बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप पहला बस आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब ऐड कर करके आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप हर एक डेट को याद करेंगे, बड़ा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। आइए इनके ऊपर जो डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन आंसर उनको कर लेते हैं। भारत या संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है किन किन नामों से होता है? तो सिर्फ 2 ही नामों से होता है, वो कौन है? भारत तथा इंडिया। ठीक है, तो ये विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 ही नामों से होता है। क्या क्या नाम है? देखिए संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नाम भारत तथा इंडिया के रूप में किया जाता है। अनुच्छेद 1 के भाग 1 में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया डैट इज़ द भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या? देखिए प्रथम अनुच्छेद तो आपको पता ही है, राज्यों के समूह के बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पे 2 कन्फ्यूज़न है, राज्यों का समूह है कि यूनियन है, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, तो ये राज्यों का क्या है? यूनियन है, तो इसका सही विकल्प यूनियन हो जाएगा, समूह नहीं होगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का क्या है? यूनियन होगा। भारत का राज्य क्षेत्र में 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, 2 संघ राज्य क्षेत्र, 3 में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समिष्ट होंगे।
क्या होंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र बनेंगे, संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और ऐसे राज्य क्षेत्र जिनको जीता जाए या जिनको हम लोगों ने अर्जित किया हो वो सब इसमें मिला दिए जाएंगे अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, प्रथम अनुसूची प्रथम अनुच्छेद दोनों सेम है। दूसरा प्रश्न कहता है कि भाई संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो किसके अंतर्गत दिया गया है? वो दिया गया आपको सी के अंतर्गत। ठीक है, सी के अंतर्गत देखिए दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो पहला है वो तो अभी आपने पढ़ा ही है। पहला अनुच्छेद क्या है? पहला अनुच्छेद क्या है? राज्यों के बारे में है, राज्यों से केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले में क्या किया गया है? पहले के अंदर कहा आया कि राज्य जितने भी राज्य हों वो राज्य, ठीक है। दूसरे में केंद्र शासित प्रदेश, तीसरे में अर्जित किए हुए हैं राज्य। इन तीनों को अनुच्छेद 1 में मिला देंगे। अनुच्छेद 2 में क्या है? राज्यों के बारे में बोला गया है कि नए राज्यों का जो निर्माण है वो तीसरे के अंतर्गत है। ठीक है, पुराने राज्य हैं उनको उनका नामकरण करना, उनको बदलाव करने दूसरे में। अनुच्छेद 3 में क्या? नए राज्यों का निर्माण है, उनकी सीमा में बढ़ाव है, घटाव है, ये सब 3 में। अनुच्छेद देखिए जो 4 है और जो 5 है ये थोड़ा सा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद जो 4 है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। देखिए अनुसूची जो 4 है उसके अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद जो 4 है, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ये है कि जो अनुसूची पहली है, अनुसूची जो चौथी है, इसमें संशोधन करने के लिए, अनुपूरक प्रश्नों के लिए और जो किए गए काम है उनके परिणाम को जानने के लिए अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई ये प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या है? जब आप नागरिकता पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको दिखेगा 5 से 11। ठीक है, तो नागरिकता हम लोग नेक्स्ट मतलब पॉइंट पे ही करेंगे जब ये आप कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण के बारे में है और उनकी सीमा क्षेत्रों के बारे में, नामों के परिवर्तन के बारे में भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का जो नाम है और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता ही था। आते हैं प्रश्न नंबर 4 में, नए राज्यों के गठन की जो शक्ति है वो किसको दी गई? वो सिर्फ और सिर्फ संसद को दी गई है। और ये भी कहा गया है कि संसद को, देखिए इसमें संसद को जो अधिकार है वो साधारण बहुमत से एक तो यहाँ पर पेश किया जा सकता है और इसके लिए कोई खास विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं। तो संसद को अधिकार है कि नए राज्यों के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में निहित कर लिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 5 में देखेंगे तो भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करते हैं? तो वो है संसद। अभी हम लोगों ने पढ़ चुके थे इसके बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने की जो कार्यपालिका शक्ति है निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? वही बात क्या हो गई है, फिर से वापस रिपीट हो गई है, तो संसद को पास है। ठीक है, देखिए भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है वो किसे है? वो है संसद को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो रिपीटेड हो रहे हैं सब पूछे गए हैं पीसेस के अंदर, और आप ये यकीन मानिए कि यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं जरा प्रश्न नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बिल्कुल सच बात है, ये तो है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के समष्टि विभाजन का कार्य बिल्कुल सही, आपको पता होगा 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ चुके हम लोग। अभी अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सच है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सच है। अब ये आता है कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये बात गलत है। देखिए बिल्कुल सच है, ये देखिए आ गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। ठीक है, और इसके बाद में आपका द्वितीय स्तर सरकार आदि शामिल है। जबकि अगर भारतीय संघ की स्थापना संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच
किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं है, किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं है तथा भारतीय संघ से इकाई राज्य इकाइयों को अलग होने का अधिकार भी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि जो इंडिया है अर्थात भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया डेट इज़ अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो डी इसका यही सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर प्रश्न मतलब 9वें नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। अब देखिए पहला जो इसका विकल्प है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, दूसरा है कि इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान दिया गया है। बिल्कुल बात सही है। इस प्रकार की विधि में अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान को संशोधन समझा जाएगा। देखिए इसमें जो कहा गया ना निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं, ये वाली बात बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है ना, आगे देखेंगे हम लोग कि इस प्रयोजन के लिए विशेष विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसका क्षेत्र सीमा या नामों पर इसका प्रभाव है। देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, इस बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा। पहले प्रश्न देख लीजिए, क्या कि इसके बारे में सही नहीं है, तो ये भी क्या बात सही नहीं है आपको ये बताना। तो यही वाली जो पॉइंट था सी वो सही नहीं है। अब देख लेते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए भाई, संसद का काम है नए राज्यों के निर्माण के हेतु किसी विधि जो अनुच्छेद है वो 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है तथा संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। अन्य विकल्पों के कथन में राज्यों के निर्माण के संदर्भ में यही सही है। ठीक है ना, बढ़ते हैं। नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसे बहुमत होता है? बिल्कुल सिंपल सा है, साधारण बहुमत द्वारा होता है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, कोई खास प्रकार की बहुमत की जरूरत नहीं होती है। ये विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयकों को पारित होना अनिवार्य है जो नए राज्य का जो सृजन करते हैं। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन में संसद में साधारण बहुमत द्वारा संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका विकल्प देखिए क्या हो जाएगा। विकल्प इसका हो जाएगा आपका बी, मतलब संसद में साधारण बहुमत द्वारा। देखिए मैं अब क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि साधारण बहुमत आखिर में कैसे माना जाता है कि साधारण बहुमत है, 2/3 बहुमत कैसे माना जाता है कि 2/3 बहुमत है। जब हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक बिल्कुल विश्लेषित वीडियो लेके आएंगे जिसमें हर एक तरह से टॉपिक पर बात करेंगे, तब आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हालाँकि फिर मैं भी अपनी तरफ से जितनी कोशिश होती है मैं इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। देखते हैं थोड़ा सा प्रश्न नंबर 12 की तरफ। देखिए भारत क्या है, संघ नहीं है। पहली बात तो आपको ये है, भारत एक संघ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको कहा गया है कि किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र सीमा नाम उसकी संहिता के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ठीक है, संहिता के बिना तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल भूल जाइए, संहिता के बिना तो नहीं कर पाएंगे। तो भारत एक संघ नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल विकल्प सही हो जाएगा। देखिए भाई, संविधान में अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, संघ है, राज्य क्षेत्र है, सीमा का नाम में परिवर्तन है तो राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है। किंतु इस राज्य में जो राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है, अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। ये चीज़ समझने वाली है, इसी का दुरुपयोग हो जाता है कभी कभी। देखिए तीसरे में आते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है, तो वो क्या है, राज्यों की नहीं है। ठीक है, राज्यों की आवश्यकता नहीं होती है। किसके, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए आपको राज्यों की सहमति लेनी सही नहीं है, संसद ले लेगी।
प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है ही नहीं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये एक उपबंध नहीं है। एक राज्य केंद्र शासित राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये नहीं चीज़ है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या कहा गया है कि किसी राज्य की सीमा बदलने, नए राज्यों को निर्माण करना तथा इसके नामों में परिवर्तन करने का जो अधिकार है केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त ही नहीं है। प्रश्न नंबर आते हैं 15 की तरफ। 15 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा एक कानून द्वारा संभव नहीं है। संसद के कानून द्वारा ही संभव नहीं। नए राज्यों का गठन बिल्कुल संभव है, नए राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन ये भी संभव है। इसके बाद देखें, नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी संभव है। तीनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है अनुच्छेद 3 के। नए राज्यों का प्रवेश, देखिए दो चीज़ें हैं, नए राज्यों का गठन और नए राज्यों का प्रवेश। तो मतलब भूल मत जाइएगा, नए राज्यों का प्रवेश का मतलब क्या है, कोई राज्य है उसको हमने लिया, और नए राज्यों का गठन का मतलब क्या है, कोई राज्य था ही नहीं उसको हमने तोड़ा किसी राज्य से और फिर एक नया राज्य उसका नाम दिया, तो वो नया राज्य का गठन हो गया। नए राज्यों का प्रवेश, कोई राज्य है ऑलरेडी लेकिन वो हमारी सीमा रेखा में नहीं आता है, तो हमने उसको क्या हुआ अपनी सीमा रेखा में लिया है, तो वो नए राज्यों का क्या है, प्रवेश है, वो गठन नहीं होगा। थोड़ा सा अंतर है शब्दों का गठन और प्रवेश में, बस यहीं पे चूक होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का जो अधिकार है वो भारतीय संसद में विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में राज्य निर्माण, राज्य प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है, देखिए काफ़ी बड़ा प्रश्न है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द यूनियन प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, दूसरे में देखते हैं हम लोग, ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। एसके दर के आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषा के आधार पर अपेक्षित प्रशासनिक सुविधाओं को वरीयता दी थी। बिल्कुल बस बात सही है। आपको पता है एसके दर ने ये कहा था कि अगर भाषा के आधार पर बनाएंगे तो उससे बढ़िया है कि हम प्रशासन के आधार पर बनाएं, कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर पड़ रहा है, बहुत बड़ा राज्य है, उसको संभल नहीं रहा है, या उसकी विधानसभाएं कुछ ज़्यादा हैं और हर कोने कोने तक विकास नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए हम एक एसके दर कमेटी ने ये कहा था कि भाई हम ऐसा करते हैं कि इसको प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले आपको पता है 1 अक्टूबर 1953 में कौन बन गया, आंध्रा बन गया सबसे पहला, तेलुगु भाषा के आधार पर। तीसरा देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, जो मैंने बताया था जेवीबी कमेटी की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, तो इसका तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य का संघ में विलय होने का अधिकार नहीं। एसके दर आयोग ने 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 1948 में गठित पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी प्रस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। बात करते हैं हम लोग 17 नंबर का प्रश्न में, कह रहे हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। सबसे पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। दूसरे में क्या है कि अलग होने की मात्र वकालत करने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा मिलेगी, ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अलग होने की मात्र वकालत कर ली जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उसको अलग कर दिया जाएगा, बिल्कुल गलत है। तो पहला बिल्कुल सही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको राज्य अलग करने की अनुमति थोड़ी ना देती है, तो ये हो गया आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा अच्छा है और बड़ा भी एक्सप्लेनेशन है, आपको सारी चीज़ देखिए। घटना चक्र की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, वो यही है कि अगर आपने नहीं पढ़ा हो, थोड़ा सा एक्टिव ब्रेन है आपका, या आपने एक बार भी पढ़ा है
और आपको पूरी पॉलिटी नहीं समझ में आ रही तो आप इसके हर एक शब्दों को समझेंगे ना, 5 बार जब इसको पूरी किताब को कंप्लीट कर लेंगे, वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, पूरी सीरीज़ या किताब कंप्लीट कर लीजिए, बात तो वही है क्योंकि स्कैन करके पूरा पढ़ाया जा रहा है, तो आपकी जो एक एक पॉइंट्स है ना, एक एक डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल। तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो भी पीसीएस से नीचे के जितने भी एग्जाम है, एटलीस्ट पीसीएस और पीसीएस से नीचे जितने भी एग्जाम है, सब घटना चक्र से ही पेपर बनता है, कहीं बाहर से नहीं बनता। बस करंट अफेयर उसमें ऐड ऑन होता है, बाकी सब आपका पुराना होता है। अगर आपने घटना चक्र पी लिया तो आप समझ लीजिए आपका जो पेपर है पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। भारतीय संविधान के तहत राज्यों की संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बात समझ लीजिएगा, संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नाम में परिवर्तन भी कर सकती है, अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने का अधिकार नहीं है। इस जो प्रकार कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के के तहत सभी नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकारों के प्रयोग पर भारत के प्रभुता और अखंडता, राज्यों की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक स्वास्थ्य, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंध राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहे हैं कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो भारत की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। नए राज्य का क्या होना है, सृजन होना है, इस बात को बात समझिएगा। नए राज्य का सृजन करना है उनको, तो पहली अनुसूची में करेंगे। नए राज्यों का प्रवेश, देखिए नए राज्यों का गठन किस में है, 3 में। नए राज्यों का प्रवेश किस में है, 2 में है। तो इसको बहुत माइनर है। गठन का मतलब फिर से मैंने बताया कि नए राज्य को बनाया जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से किसी राज्य को कटा, उसका नाम एक रख दिया गया, उसको रख लिया गया, ये नए राज्यों का गठन है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थापना। अब नए राज्य ऑलरेडी है, जैसे मान लीजिए बिहार राज्य तो ऑलरेडी है, अब कल को कुछ ऐसा हो जाए कि बिहार को उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बिहार को उत्तर प्रदेश, तो नए राज्यों का प्रवेश हो जाएगा, ये अनुच्छेद 2 में होगा, ठीक है। देखिए संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों को उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में नए राज्यों के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए नए राज्यों में 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए हैं, तो वो हैं आपके पहला 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। कब, 1 नवंबर 1956 की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही। अभी तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश जो थी वो 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। राज्य प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित था। 1 अक्टूबर 1953 प्रथम राज्य है, ठीक है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, तो अब तो बदल ही गए हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ मिलता है इसका। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट की बुक है तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, इसमें सब अपडेटेड आएगा। संविधान की पहली अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर देने के बाद में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तत्पश्चात दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 1920 को 8 हो गई, ठीक है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सब बातें बता दी गई हैं कि 9 संघ राज्य क्षेत्र थे, उसके बाद दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव के एकीकरण को कर दिया गया और उससे बन गए फिर हमारा 1 केंद्र शासित प्रदेश घट गया, बच गया 8। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 28, ठीक है ये।
और तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को। अच्छा बताइए, तेलंगाना जब बना तो उस पर एक समिति का प्रयोग किया गया था, एक समिति की सिफारिश पर तेलंगाना बना था, तो उसका क्या नाम था? हालांकि मैं बता देता हूँ, कृष्णा समिति। ठीक है। और वो जो प्रश्न था, जो इससे पहले वाली इसी वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले अपने प्रतीक चिन्ह किए थे, उसका जो प्रश्न था कि जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है, वो कितने सेकंड का? वो है 65 सेकंड का, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय गान है 52 सेकंड का। देखिए, इस पर 2 जून 2014 को हम लोगों ने बात कर ली है कि गठन के बाद में राज्य में 29 राज्य हो गए थे, लेकिन जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित के उपरांत राज्यों की वर्तमान जो संख्या है वो 28 थी। दादर, नागर हवेली, दमन एवं दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्र की संख्या 8 हो गई है। ठीक है। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो कितने संघ राज्य क्षेत्र भारत के अंदर? अब वो हो गए 8। ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 23 में। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो गोवा नहीं है, साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों को अक्सर पता है कि बाकी सब तो हैं, लेकिन गोवा नहीं है। ठीक है। देखिए, भारत के संविधान की अनुसूची, पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, और इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत है, जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कह रहे कि किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक बदला नहीं है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, वो इसका सही विकल्प होना चाहिए आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, ठीक है, वो अभी तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बदली नहीं है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है, इसीलिए देखिए स्टार लगा हुआ है इसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखिए आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हैदराबाद थी वो अभी तक नहीं बदली है, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद में 10 वर्षों के अनधिकृत अवधि पर हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी, आंध्र की नई राजधानी होगी। ठीक है ना। 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियाँ हैं। सबसे पहले अमरावती है जो कि विधायी राजधानी है, फिर उसके बाद विशाखापट्टनम है जो कि कार्यकारी राजधानी है, और जो कुर्नूल है वो आपकी न्यायिक राजधानी बन जाएगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अधिनाम चेन्नई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का अधिनाम कोलकाता है, कलकत्ता का नाम कोलकाता है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का जो अधिनाम है तिरुवनंतपुरम है। तो ये तो बदली है, लेकिन आंध्र प्रदेश का नाम नहीं बदला। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबको पता है। बी ऑप्शन हो गया इसका, बिल्कुल सही है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी समझ लीजिएगा। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69 में। ये बात ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कब आया 69? देखिए, जो 69 है ना, वो 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 में के तहत संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी NCR द्वारा दर्जा दिया गया। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला 240 का उपखंड 1 अंडमान एवं निकोबार, 240 का 1 का भाग खा ये लक्षद्वीप को बताता है, 240 का 1 भाग गा दमनदीप को बताता है, 240 का 1 का उपभाग घा ये पुडुचेरी को बताता है। यही बिल्कुल सही है। देखिए, जब ये प्रश्न बना था, ये समझ लीजिए, तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति ने 240 का 1 जो कि अंडमान निकोबार में है, 240 का खा जो कि लक्षद्वीप में है, 240 का गा जो कि दादर और नागर हवेली में है, 240 का घा जो कि दमन और दीव में है, 240 का अंगा जो कि पुडुचेरी में है। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। ठीक है। तो इसका आपको पता ही चल गया सही विकल्प क्या होगा।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, ये आपको बताना है। देखिए, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला, बिल्कुल सच बात है। दीव खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है, ठीक है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56वें संविधान संशोधन में गोवा से अलग किया गया, बिल्कुल सही है। दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासक का अंतर्गत था, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यही पूछा ना, गलत बताना है, यही बात बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए, दादर और नागर जो हवेली है वो 1954 तक पुर्तगाली शासक के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के दादर पश्चात दादर और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया। और प्रश्न क्या हो गया, इसी प्रकार से तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है, आखिरी वाला गलत है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसमें? 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब देखिए 35वें में हो गया तो सी विकल्प इसका सही है। देखिए 1974 में बना सिक्किम, और ये एक एसोसिएट स्टेट बना था, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। 36वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिक्किम को 42वें संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्रदान कर दिया गया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि सिक्किम को विधिवत भारत संघ में पूर्ण राज्य में सम्मिलित कब किया गया। तो अभी हम लोगों ने बात किया है 35वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, ठीक है। बी इसका है 35वें संविधान संशोधन 1974 में। देखिए, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो इसमें क्या बनना संभव? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, निम्नलिखित में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कोई नहीं, डी विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है क्या कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है, तो राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संघीय संसद को है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। ये जो आपको ऑप्शन दिए गए ना, इनके द्वारा बिल्कुल संभव नहीं है। अध्यादेश पारित कर दे राज्यपाल या राज्य की विधानसभा में कानून पारित हो जाए, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त कर दिया जाए, कुछ नहीं होगा। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त कर देंगे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये तो है ही नहीं, वो तो संघीय संसद के पास सारे जब राइट्स हैं तो वो तो वही करेगी। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना। देखिए, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम। देखिए, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प मैच होगा, यहाँ पर आप देखेंगे बी इसका राइट आंसर होगा। पहले चौथा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बताया सिक्किम जो था 35वें संविधान संशोधन में आया था, फिर दूसरा अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड, ठीक है। आइए देखते हैं, इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए, आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश देखिए जो था ये कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 में। अभी मैंने बताया राजस्थान में 3 जोड़ देंगे तो 56, महाराष्ट्र के अंदर आप अगर 4 जोड़ेंगे तो 1960, नागालैंड में 1963, हरियाणा में 1966, हिमाचल प्रदेश में 1971, मेघालय में 1972 और उसके बाद सिक्किम में 1975, अरुणाचल प्रदेश में 1987, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये सब कब बना? सन 2000 में। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, ये याद रखने वाली बात है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 में। निम्नलिखित में से राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए, नागालैंड है, हरियाणा है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, ये इसका सही कालक्रम है, बी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वीकार में आया? 2000 में तो आया, लेकिन कौन से 2000 में? 1 नवंबर, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? वो भी 2000 में हुई, ठीक है, 9 नवंबर को ही 2000 में। देखिए, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ है, उन्हें इनके गठन के आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए और उनका उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए, ठीक है। अब आपके सामने हरियाणा है, सिक्किम है, नागालैंड और मेघालय है। तो देखिए, इसका सही विकल्प क्या होगा? सबसे पहले आएगा आपके पास में नागालैंड, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका नागालैंड के बाद आएगा हरियाणा,
उसके बाद आपका मेघालय, फिर आएगा आपके पास सिक्किम। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम का पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। कहने मतलब है कि कब कौन सी डेट पे क्या बना है। तो सबसे पहले आंध्रा बना 1953 में, आपको पता ही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश बना, उसके बाद आप देखेंगे नहीं, उसके बाद बना हरियाणा, देन उसके बाद बना हिमाचल प्रदेश, फिर आपका बना क्या, सिक्किम। ठीक है, तो सही इसका विकल्प क्या हो जाएगा, आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि बार बहुत एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आप जाके इसके डेट्स और वो देख लीजिएगा, तारीख और डेट्स एंड ईयर देख लीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ईजिली से हो जाएंगे। लेकिन आपको रटना पड़ेगा बस। जो मैंने ट्रिक बताई है 3 जोड़ के, 5 जोड़ के, 7 जोड़ के, वैसे आप करेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। निम्न राज्यों के निर्माण का सही जो असेंडिंग ऑर्डर क्रम क्या है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्रम है मेघालय, फिर असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और सिक्किम। ठीक है, 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है। तो हरियाणा है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 और 2 को आपको मैच करना है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से क्या सही है। आइए इसको देखिए मैच करते हैं। देखिए जो नागालैंड है वो तो 63 में है, तो 63 तो ऑप्शन दिख नहीं रहा कहीं पे, तो ये 1963 होना चाहिए। ठीक है, ये जो 62 लिखा है इसकी जगह 63 होना चाहिए। झारखंड है, देखिए जो तेलंगाना 2 जून 2014 को बना, तो ये तो यहाँ मैच कर देंगे। सिक्किम आपका 75 बना, ये भी आपका मैच कर देंगे। लेकिन जो झारखंड है, नागालैंड है जो मैंने आपको बताया, झारखंड तो 2000 में हुआ, ये भी मैच हो जाएगा। तो इसका सही मैच है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए इसमें आपने स्टार देखिए बना लिया। मैंने आपको बताया था झारखंड 1963 में हुआ, और नागालैंड 63 में हुआ, झारखंड 2000 में हुआ, तेलंगाना 14 में हुआ और सिक्किम जो 1975 को हुआ। ठीक है ना। नागालैंड के अस्तित्व में आने का जो विकल्प है वो देखिए इसमें साफ साफ लिखा है 62 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना है, इसीलिए मैं कह रहा था इसमें विकल्प बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 41 के तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। देखिए लेकिन इस प्रश्न में आप अगर इसको समझेंगे, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में। देखिए राज्य का गठन 1948 में तो इनमें से कोई भी नहीं था, पहली बात तो ये। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कोई है ही नहीं, गलत आंसर है। अगर ये राज्य ना हो के प्रोविंस होता, ठीक है, तो यहाँ पे चेंजमेंट हो सकता था। प्रोविंस होता तब इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को क्या क्या बना। हिमाचल प्रदेश बना, ठीक है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल बना 15 अगस्त 1947 को। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो यहाँ पर तो नहीं है। ठीक है, वही देखिए सारी बात बताई गई कि असम 15 अगस्त 1947 को बना, पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947 को बना, पंजाब 15 अगस्त 1947 को बना, हिमाचल प्रदेश 48 को बना। तो इसीलिए मैंने आपको प्रोविंस के लिस्ट में बता दिया कि 15 अप्रैल 1948 को बनेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, स्टेट तो कोई बना नहीं 48 में। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए क्या है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ठीक है, गोवा को दमन एवं दीप से अलग कर दिया गया, असत्य बताना है। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से अलग हुआ, बिल्कुल सही बात है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेशों की सूची में था, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा ए। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु राज्य रखा गया, ये इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। देखिए मैसूर राज्य का जो नाम है वो बदला गया। अधिनियम कौन सा था, 1953 के द्वारा मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक कर दिया गया। ठीक है, मैसूर ही कर्नाटक था, तो इसलिए कथन एक तो असत्य हो गया। गोवा दमन एवं दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश से राज्य संघ राज्य को 25 जनवरी 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया। अतः ये तीनों जो कथन है वो सत्य। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बना। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब 1956 में इस पर दिखा रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि
29 जो दिसंबर था 1956 था, इसमें पहली रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी गई। आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली थे और 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। ठीक है, तो इसमें कोई विकल्प ही नहीं। 1953 में तो वो बन गया था आपका, तो 1953 में हुआ ना, 29 दिसंबर 1953 में, और जो सबसे 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट सौंपी गई, तो इसमें विकल्प ही नहीं है, तो ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 44 के तरफ। कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? बिल्कुल सच है, 1956 में। कब हुआ? अभी हम लोगों ने बात करी थी देखिए 29 दिसंबर 1953, ठीक है, और 30 दिसंबर 1955। देखिए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य को बनाया गया था? तो वो राज्य कौन था? आंध्रा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? आंध्र प्रदेश था। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? 1953 में हुआ। 1956 में क्या हुआ? एक वो समिति बनी थी जिसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो वो किया गया था 1956 में, ऑप्शन नंबर सी। अब 49 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र शासित द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा मतलब SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? SCS क्या होता है? देखिए इसमें जो बिहार राज्य उसको कभी प्रदान नहीं किया गया। क्यों? देखिए SCS क्या होता है? सुपर, आप कह सकते हैं विशेष दर्जा होता है ना, विशेष दर्जा होता है, जिसमें कि देखिए जो 8 टोटल 11 राज्यों को मिला है। 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत के और 3 राज्य हैं आपके हिमालयी जो पहाड़ी इलाका उसका, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर। इन तीनों को मिला, तो इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश को तो मिल गया है, जम्मू कश्मीर को मिल गया है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो सिक्किम को मिल गया है, अरुणाचल प्रदेश को मिल गया, लेकिन बिहार को नहीं मिला। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है, बिहार राज्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वही यहाँ पर भी मेंशन है। ठीक है, तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको कम शब्दों में बता दिया। प्रश्न नंबर आते हैं 50 में। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है? ये बिल्कुल सच बात है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को स्वीकार किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी क्या है? बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ, या इसी का एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 45वां अधिवेशन था उसमें 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने S.K. धर की नेतृत्व में भाषाई आधार आयोग की नियुक्ति की थी और इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को क्या कर दिया था? नकार दिया था। लेकिन दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुति पर विचार किया गया और जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय JVP गठन हुआ, जिसमें अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तभी तो भाषा के आधार पर कोई गठन नहीं बनता है, ये बात समझिए। ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही बना था आंध्रा, उसके बाद से क्वेश्चन कोई नहीं बना। ठीक है, अब आते हैं हम नागरिकता। देखिए नागरिकता जो टॉपिक है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 1 घंटे का। तो 1 घंटे का वीडियो सफिशिएंट है आपके देखने के लिए भी। तो नागरिकता है वो अगले टॉपिक पे करेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।